मैंने अभी अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कुन्नूर जगह सप्लाई किया है। मैं ऑलरेडी 2 सीआर प्लस से आसपास हूँ। 11 से 15% एटिंगर लगाना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि एटिंगर टाइप बी वैरायटी है। 6 लाख रुपए इसकी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी और वो 12 लाख रुपए एकड़ आपको देके जाएगा फार्म पे। मैं सजेस्ट करूँगा आप 1 एकड़ या 2 एकड़ से आप ट्राई करें पहले। नमस्कार दोस्तों, घर की खेती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज घर की खेती आ गई है भोपाल में और हम आज मिलने वाले हैं हर्षित जी से। आपने YouTube पे काफ़ी वीडियोस इनके देखे होंगे जहां पे ये इकलौते बंदे हैं जो इंडिया में कर रहे हैं एवोकाडो की खेती। इनकी खुद की नर्सरी है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया मैनेजमेंट और सिस्टम यहाँ इनने बना रखा है। डिटेल में उन्हीं से जानेंगे कि कैसे ये फार्म चला रहे हैं, क्या इनकी स्टोरी रही है, इनकी पूरी सक्सेस स्टोरी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर्षित जी से जानेंगे कि कैसे इन्होंने शुरुआत करी। थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए कि एवोकाडो होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं और ये कहाँ, मतलब ये कहाँ की खेती है? इंडिया की तो ये नहीं है नेटिव, कहाँ की है, इस बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए कि एवोकाडो क्या होता है। देखिए, अवोकाडो को अपने आप बटर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये ओरिजिनली साउथ अमेरिका की फसल है। इसकी 3 रेसेस होती हैं, वेस्ट इंडियन, मेक्सिकन और ग्वाटेमालन। और ज़्यादातर अब जो कमर्शियल फार्मिंग में यूज़ होती हैं, ये हाइब्रिड्स होती हैं, जो इसके एक का पेरेंट मेक्सिकन और एक का ग्वाटेमालन, ऐसा मिक्स्ड हाइब्रिड्स यूज़ होते हैं अब। कोई भी ओरिजिनल रेस पे नहीं जाता। तो दोस्तों अब जानते हैं कि क्या है एवोकाडो के हेल्थ बेनिफिट्स। तो सर थोड़ा ये बताइए कि क्यों ह्यूमन बॉडी के लिए एवोकाडो अच्छा होता है और क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। देखिए, इसमें विटामिन्स बहुत हैं और ये स्पेसिफिकली हाई होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में। तो वो बॉडी का हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इससे काफ़ी एनहांस रहती है। दूसरा, इसमें जो फैट रहता है वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है बॉडी में। तो टेस्टोस्टेरोन आपका मसल बिल्डिंग हार्मोन है, हार्मोन ऑफ वाइटैलिटी है। तो ये आपको मेल और फीमेल्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और फिर कीटो डाइट में इसको काफ़ी खाया जाता है, क्योंकि कीटो डाइट में लोग चाहते हैं कि उनको हाई फैट और हाई प्रोटीन प्रोडक्ट मिले। तो एवोकाडो से वो हाई फैट ले लेते हैं और फिर प्रोटीन शेक या फिर जो भी नॉनवेज वो खाते हैं उससे उनको प्रोटीन सोर्स मिल जाता है। और एवोकाडो ऐसा है कि उसके जो फाइबर्स हैं उससे कीटो डाइट वालों को बिना कार्बोहाइड्रेट लिए भी फाइबर का इंटेक हो जाता है। तो ये सब इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर इंडिया का कोई किसान इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो जानना चाहेगा कि पौधा कैसे डिफरेंट है इंडिया में मिलने वाले पौधों से, तो उस बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए। जी, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये प्लांट यहाँ से ग्राफ्टेड है। ठीक, ये ग्राफ्ट है यहाँ पे। ये बोलते हैं इसे रूट स्टॉक और ये होता है कल्टीवार। तो जो रूट स्टॉक है ये इसकी स्पेशलिटी है। इंडिया में एवोकाडो के रूट स्टॉक्स पे रिसर्च नहीं की गई है। तो इंडिया में कोई भी कमर्शियल रूट स्टॉक ही नहीं है। तो रूट स्टॉक से एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, दूसरा अलग अलग रूट स्टॉक के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अगर आपके फार्म पे हाई सैलिनिटी, हाई कैल्शियस सॉइल है या पीएच हाई है तो आपको एक टाइप का रूट स्टॉक अच्छा लगेगा, मतलब सूटेबल रहेगा। अगर आपके फार्म पे फाइटोप्थोरा है तो आपको अलग टाइप का रूट स्टॉक चाहिए। अगर आपके फार्म पे वर्टिसिलियम है तो आपका अलग टाइप का रूट स्टॉक चाहिए। तो रूट स्टॉक में जो बेनिफिट है वो देखते हैं और दूसरा प्रोडक्टिविटी देखते हैं। ऐसे रूट स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे इजरायली रूट स्टॉक्स हैं। ये हैं आशदोद 17, देगन्या 117, जिफ्रिन 99, फेयरचाइल्ड। ये 4 रूट स्टॉक्स पे मेरे प्लांट्स ग्राफ्टेड हैं, जो इजराइल में ही ग्राफ्ट होके मेरे पास आते हैं। दूसरा, ये जो इम्पोर्ट होते हैं तो ये जो सायन भी है ये ऐसे ट्री से आता है जो सर्टिफाइड है कि ये सारे पेस्ट एंड डिजीज फ्री पेड़ से इसका कटिंग ली है। तो आपको जेन्युइनिटी में कोई इसकी इशू नहीं आएगा मेरे प्लांट से। अगर एवोकाडो की खेती करी जाए तो उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए कि क्या उसके प्लांट की कॉस्ट पड़ती है, क्या उसके बेड बनाने में खर्चा आता है, क्या उसका फर्टिगेशन मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट हमको होता है जिसका हमको फंड रखना पड़ता है। तो एक साल की खेती का कितना हमारा लागत हो जाएगी, उस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ब्रीफ में। देखिए, इसमें मेरे पास 5 वैरायटीज़ हैं। हास, लैम्बास, पिंकरटन, एटिंगर और रीड। इसमें 2 टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं, ग्रीन स्किन्स एंड ब्लैक स्किन्स।
अगर ब्लैक स्किन है तो सीधे सीधे इकोनॉमिक्स रहता है कि 6 टन पर एकड़ आपको मिलेगा, 200 रुपये केजी होलसेल में बिकेगा, तो 12 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाना चाहिए। और ग्रीन स्किन से वहीं आ जाता है, 6 टन आपको मिलेगा लेकिन वो 100 से 150 रुपये होलसेल केजी रेट मिलेगा इसका, तो आपका इकोनॉमिक्स वहाँ पहुँच जाता है 6 से 8 लाख। अब हमारे यहाँ भोपाल में या जहाँ पे भी टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता है, वहाँ पे हास और लैम्बास वैरायटी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो हम ग्रीन स्किन पे फोकस कर रहे हैं, हम अपने खुद के फार्म पे ग्रीन स्किन पे ज़्यादा लगा रहे हैं। तो अगर आप जैसे 1 एकड़ में पौधे लगाते हैं तो 1 एकड़ में 170 पौधे लगते हैं, और 3,000 रुपये का प्लांट का प्राइस है, तो 5,10,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी प्लांट की, 50,000 रुपये आपका ड्रिप इरिगेशन का खर्चा है, और ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके बाद रनिंग कॉस्ट में इसको ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए आपको, और हाँ बेड्स का एक खर्चा है, तो बेड्स भी 10-15 हज़ार रुपये पर एकड़ में आपके बेड्स तैयार हो जाते हैं। तो ये इसका फिक्स्ड कॉस्ट है, लगभग 6 लाख में आपका खेत रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका 1 साल का मेंटेनेंस आप मान के चलिए 50,000 रुपये है। इसमें एक लेबर अगर काम करेगी 1 एकड़ पे तो बहुत है, ज़्यादा इसको कुछ करना नहीं पड़ता। ऑब्वियसली टाइम टू टाइम, जैसे जिस जब आपको इसमें हार्वेस्ट करना हो तब आपको बाहर पीछे से लेबर बुलानी पड़ेगी, लेकिन मेंटेनेंस के लिए एक लेबर इसको आराम से 1 एकड़ को संभाल सकती है। तो 6 लाख रुपए इसकी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद तीसरे साल से आपको हर साल यील्ड आने लग जाएगी, जो कि 6 से 8 लाख रुपए एकड़ आपको देता रहेगा। सर एक चीज़ और बताइए कि जब ये पौधा हम लगाते हैं तो उसमें हम बेसल डोज का इस्तेमाल करते हैं। बेसल डोज यानी कि स्टार्टिंग में जब हम उसको न्यूट्रिशन देते हैं, तो जब ये पौधा प्लांट आप लगाते हैं खेतों में, तो क्या बेसल डोज इसको रिक्वायरमेंट होती है पौधे को, और क्या आप उसके लिए देते हैं उसको? देखिए, जब पौधा फील्ड पे लगाते हैं तो जो मेरे कलीग ने बताया है, जो मेरे मेंटर हैं, आप हमारे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखेंगे तो हमने प्लांट किया हुआ उसमें दिखाया है कि स्टार्टिंग में हम कोई फर्टिलाइजर नहीं देते, हम ना गोबर खाद देते हैं, ना एनपीके देते हैं, ना वर्मी कंपोस्ट देते हैं। एक बार प्लांट स्टैब्लिश हो जाए, 1 महीना या 2 महीना उसके रूट्स वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद हम डोज स्टार्ट करते हैं, जो कि एनपीके का रेशियो रहता है 5:5 का। अब ये रेशियो इंडिया में मिलता नहीं है, तो हमें ये बनाना पड़ता है अलग अलग फर्टिलाइजर से, तो हम रेशियो लेते हैं 13:0:45, 12:61 और 21:00 को मिक्स करके ये अचीव करते हैं। उसका रेशियो आप अगर आप मेरे को ईमेल या व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको उसका बना के दे देंगे, पर प्लांट कितना चाहिए रहता है। और बेसिकली पर क्यूबिक मीटर में इसका 50 ग्राम नाइट्रोजन, 20 ग्राम पी और 50 ग्राम के, ऐसे इसको देना है। इंडिया में अगर ये वीडियो कहीं से लोग देख रहे हैं, तो उनको एक चीज़ ये भी बताइए कि कहाँ-कहाँ लोग इसकी खेती कर सकते हैं? कहाँ उसका क्लाइमेट नहीं सूटेबल होगा, और किसको इसकी खेती आगे चढ़ के करनी चाहिए? मतलब कौन किसान आगे बढ़ के इसकी खेती करे और कौन किसान इससे पीछे रहे? तो उसके बारे में थोड़ा किसानों को अपडेट दीजिए। देखिए, इसमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन एंड दूसरा क्या आप 3 साल का जेस्टेशन पीरियड अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो हम पहले क्लाइमेट की बात करेंगे। 35 डिग्री से नीचे है तो बेस्ट ऑप्शन है, आप हास और लैम्बास वैरायटी अच्छे से लगा सकते हैं, और वो 12 लाख रुपए एकड़ आपको देके जाएगा फार्म पे। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप्स इन इंडिया राइट नाउ। और दूसरा, अगर आप ग्रीन स्किन्स पे भी जाते हैं तो ग्रीन स्किन्स पे भी 6 लाख रुपए से 7 लाख रुपए एकड़ इज़ नॉट बैड, और बड़े स्केल पे कोई इसे करता है तो फिर जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहती हैं तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट भी कम रहती है और आप प्रॉफिट्स भी ज़्यादा रीप कर पाएंगे। लेकिन ग्रीन स्किन्स भी एक लिमिट के बाद वर्क नहीं करते, तो अगर 45 डिग्री के ऊपर जा रहा है टेम्परेचर तो ये वर्क, मतलब आप फिर एवोकाडो की खेती ना देखें, फिर आप ड्रैगन फ्रूट सोच सकते हैं। और मिनिमम साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो मिनिमम टेम्परेचर इसका आपका अगर 5 से नीचे जाए तो प्रॉब्लम है। कभी कभी 2-4 दिन या रात के टाइम पे चलता है, लेकिन जब वो कंटिन्यूअस लंबे टाइम तक रहेगा तो फिर एक इशू आ सकता है। फ्रीजिंग पे तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोल्ड टॉलरेंट नहीं रहता है ये प्लांट। तो एक हमने क्लाइमेट की बात कर ली। दूसरी बात की थी कि क्या आप 3 साल का जो इसका पीरियड है वो अफोर्ड कर सकते हैं क्या? तो या तो आप इसको अपने फार्म के एक थोड़े से एरिया में लगाइए, मान लीजिए आपका 10 एकड़ का फार्म है तो आप 1 एकड़ पे ये लगाइए, और आप अपनी जो रेगुलर इनकम आपकी ट्रेडिशनल क्रॉप से आ रही है उसको लेते रहिए। और आप स्टार्टिंग में इसकी इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं, तो जिसकी रनिंग कॉस्ट है वो आप निकाल सकते हैं इंटरक्रॉपिंग से। लेकिन आप ये सोचें कि पूरा ही हमने 10 एकड़ पे लगा दिया, तो वो मत कीजिए, क्योंकि ये अभी भी ट्रायल फेजेस पे है। हमें हर जगह से, जहाँ-जहाँ मैंने अभी अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कुन्नूर जगह सप्लाई किया है,
वहाँ से अब रिजल्ट्स आना शुरू होंगे कि उनका कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितनी यील्ड आ रही है, थोड़े-थोड़े टाइम में समझ में आएगा। तब हम मोर कॉन्फिडेंटली होके आपसे बोल सकते हैं कि हाँ, इसकी खेती आप लगाइए, करिए। लेकिन अभी मैं सजेस्ट करूँगा आप 1 एकड़ या 2 एकड़ से आप ट्राई करें पहले। तो सभी किसान दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट करिए स्मॉल से। जैसे ही आपको उसमें इकोनॉमिक्स समझ में आने लग जाए, आपको उसमें से बेनिफिट मिले, तो उसको आप जितना रकबा बढ़ाना चाहते हैं उतने में बढ़ाइए। अब चलते हैं हर्षित जी के फार्म पे, देखेंगे कहाँ इसकी नर्सरी को उन्होंने ट्रांसप्लांट करा है, क्या क्या चीजें फार्म पे जो जो समस्या आएंगी वो भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू द फार्म। तो दोस्तों अब हम आ गए हर्षित जी के फार्म पे, समझते हैं कि यहाँ पे कैसे इनने प्लांटेशन करा हुआ है। सारी चीजें आपको ऑन ग्राउंड दिखाते हैं कि कैसे इनने प्लांटेशन किया हुआ है, कितनी दूरी पे प्लांट्स लगाए हुए हैं। सर थोड़ा सा बताइए लोगों को कि आपके फार्म पे आपने कैसे मैनेजमेंट कर रखा है। जी, आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये सारे एवोकाडो के पौधे हैं और यहाँ पे हमने मल्टीपल वैराइटीज़ लगाई हैं, सबका ट्रायल कर रहे हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट है हमारा और इसमें मल्टीपल रूट स्टॉक्स भी हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है, ये हमने रखा है 3.5 मीटर का, मतलब लगभग 10 फुट का। और रो टू रो डिस्टेंस जो है ये है 7 मीटर का। तो वो इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि क्या होगा, ये आम के पेड़ की तरह इसकी कैनोपी बढ़ती है और 8-10 फीट के बाद इसे प्रून किया जाता है, लेकिन 10 फीट के बाद भी कैनोपी इतनी आ जाती है, घनी हो जाती है कि उसके बाद भी आपको इसकी प्रूनिंग भी करनी पड़ती है और ट्रैक्टर को भी बीच से निकालना है। तो इसलिए डिस्टेंस इतना ज़्यादा रहता है। और रो टू रो डिस्टेंस इसलिए प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसलिए इतना है क्योंकि अभी क्या होगा आप देखेंगे, यहाँ से इसकी जड़ें पूरी यहाँ तक के फैल जाएंगी और वहाँ की जड़ें यहाँ तक आ जाएंगी। तो इसलिए पूरी रो ऐसी एक ग्रीन वॉल की तरह बन जाती है। और दूसरा कि इसमें आप देखेंगे अभी ड्रिपर्स यहाँ लगे हुए हैं, ये पानी भी आ रहा है अभी, तो ये ड्रिपर्स यहाँ लगे हैं, लेकिन इसके ड्रिपर्स यहाँ पे भी हैं जिनको हमने अभी चोक करके रखा है। ये बाद में हम इन्हें 1 साल बाद, 2 साल बाद खोल देंगे क्योंकि जड़ें पूरी यहाँ तक के पूरे बेड को कवर कर लेंगी। तो ये एक रीज़न है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसको सपोर्ट के लिए ये बैम्बू लगाया हुआ है। ये बहुत नेसेसरी रहता है क्योंकि बारिश के टाइम पे या तेज़ हवा के टाइम पे जब प्लांट थोड़ा यंग है तो वो वीक रहता है, तो ये गिर सकता है। तो ये बैम्बू से सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर हम बात करेंगे रेज़ बेड्स की। तो रेज़ बेड्स बनाना कंपल्सरी है अगर आपकी काली मिट्टी है तो। अगर आपकी रेड मिट्टी या मोरम टाइप की है तो फिर भी आपको नहीं बनाना है, लेकिन जिस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, तो बारिश के टाइम पे वो सैचुरेट हो सकती है पानी से और पानी और स्टैग्नेंट वाटर अगर इसकी जड़ों में इकट्ठा होता है तो पौधा मर सकता है। तो इसलिए हम रेज़ बेड्स पे बनाते हैं, तो इसका ज़्यादातर पानी जो भी एक्सेस पानी है बारिश का वो नीचे आ जाता है और बाकी पूरा जो पानी को इसको चाहिए उतनी मिट्टी इसकी गीली रहती है तो ये पानी उतना ले लेता है। तो ये इसकी बेसिक चीज़ है। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि आपको जो इसकी एटिंगर वैरायटी है, चाहे आप हास लें या पिंकरटन लें, 11 से 15% एटिंगर लगाना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि एटिंगर टाइप बी वैरायटी है। जब एटिंगर का फीमेल फ्लावर ओपन होता है तब टाइप ए का पिंकरटन या हास का मेल फ्लावर ओपन होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बहुत नेसेसरी है। तो ये एटिंगर यूजुअली रो के या तो एकदम सेंटर में लगता है और अगर आपके पास थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हैं तो आप अपने कॉर्नर्स में लगा सकते हैं। एक बार फिर से बताइए सर कि कब आपने इसको प्लांट करा है और कैसे इतनी अच्छी मोटाई पे आ गए, क्योंकि जनरली जो हम ग्राफ्टेड दूसरे अगर फ्रूट्स के पौधे लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि गर्थ आने में पौध को बहुत टाइम लग जाता है, पौधा नीचे से मोटा नहीं हो पाता है, पतला ऊपर तक चढ़ता है। तो ये पौधा इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर रहा है, इस बारे में बताइए। बताता हूँ। देखिए ये हमने मार्च 2023 मतलब इसी साल कितने 9 महीने हुए होंगे। 9 महीने में इतनी ग्रोथ आई है इसकी और इसकी गर्थ जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप इतना मोटा है। तो और ये ब्रांचेस भी साइड की इतनी अच्छी खासी मोटी और तगड़ी हो गई हैं। वो इसलिए है क्योंकि जब पौधा ग्रो हो रहा था तो हम इसको टाइम टू टाइम शेप दे रहे थे, प्रूनिंग कर रहे थे और कोशिश ये थी हमारी कि इसका गर्थ पहले बढ़े उसके बाद ये हाइट और कैनोपी डेवलप करे। एक रीज़न ये है। दूसरा हम इसको डेली फर्टिलाइज़ करते हैं एनपीके से, जो मैंने आपको रेशियो बताया था 5:5 का उससे। तो फ्रीक्वेंट इरिगेशन से स्पीड काफ़ी फ़ास्ट रहती है प्लांट की ग्रोथ की और कैनोपी की। ऑब्वियसली अब विंटर का समय है तो प्लांट थोड़ा डॉर्मेंट हो जाएगा और ये नेक्स्ट मार्च तक के मुझे लग रहा है ज़्यादा ग्रोथ नहीं रहेगी। मार्च से वापस ये स्पीड पकड़ लेगा तो फिर हो सकता है अगले साल अगर आप आएँ तो ये डबल हो जाए हाइट में, हाइट और लेंथ में। प्लांट जब ये स्टॉक था तो ये कितने टाइम का कटिंग थी, मतलब ये कितना ऑलरेडी इसकी एज हो चुकी थी प्लांट की, क्योंकि इनको बीज से नहीं उगाया गया है। हाँ, तो ये कितने टाइम का प्लांट था और अब इसकी क्या एज होगी। ये हमने 1.5 साल का लगाया था, लेकिन जब भी फील्ड पे पौधा लगाते हैं तो हम इसकी एक्सट्रीम प्रूनिंग कर देते हैं। हाइट भी, गर्थ भी और सॉरी नॉट गर्थ,
साइड की ब्रांचेस भी और लीव्स भी हम ऐसे करके इसको आधा ऐसे काट देते हैं लगाते वक्त। हम्म। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप पैकेट फाड़ के पौधे को लगाते हैं फील्ड में तो थोड़ी बहुत रूट्स उसकी डैमेज हो जाती है, तो पानी का अपटेक उतना है नहीं और इवेपोरेशन उतना ही है, तो प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है। तो जब प्रूनिंग कर देते हैं तो प्लांट का वो जो इम्बैलेंस रहता है वो टैकल हो जाता है। तो यह हमने मार्च में इसको लगाया था, लगभग 1.5 साल का पौधा, और 1.5 साल के बाद से लेकर अभी तक की 9 महीने की ग्रोथ आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैं बताता हूँ आपको कि ये 3 साल में फ्रूटिंग देता है, तो फील्ड पे लगाने के 3 साल में फ्रूटिंग देता है। नर्सरी के टाइम को काउंट नहीं किया जाता है। ये है दोस्तों अभी 2.5 साल का पौधा एज से, लेकिन फील्ड पे लगाई है 9 महीने में। काफी अच्छी ग्रोथ है इस पौधे की। ऑलमोस्ट हम समझ रहे हैं कि शायद आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होंगी एवोकाडो की खेती की। अब जान लेते हैं कि कैसे आप हर्षित जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इन तक आप पहुंच सकते हैं, कहाँ इनका फार्म है, और कैसे आप इनसे कांटेक्ट करके खेती लगवा भी सकते हैं और प्लांट्स भी परचेज कर सकते हैं। सर इस बारे में थोड़ा बता दीजिए सबको कि कैसे लोग आप तक पहुंच सकते हैं और क्या आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर देखिए, इंडो इज़राइल एवोकाडो नाम से है, जिसमें मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ डालता हूँ इसकी खेती के बारे में। मैंने 180 वीडियोज़ बनाए, जिसमें एवोकाडो के बारे में ही मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। दूसरा, किसी को प्लांट्स परचेज़ करने हैं या मेरे यहाँ विज़िट करना है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, 6268643227। ठीक, ये मेरी सेल्स टीम आंसर करेगी। और उसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भेज सकते हैं, तो मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा। और हमारी नर्सरी जो है ये भोपाल एयरपोर्ट के बहुत पास है। आप गूगल पे सर्च करेंगे इंडो इज़राइल एवोकाडो नर्सरी, तो आपको लोकेशन आ जाएगी। नहीं तो भोपाल एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर आगे जाएँगे तो रक्षा विहार कॉलोनी की तरफ भूरी बाईपास के थ्रू यहाँ का रास्ता है। तो आप कॉन्टैक्ट भी करेंगे तो मैं आपको लोकेशन ऑन द ग्राउंड एग्ज़ैक्ट डायरेक्शंस। दोस्तों अब वीडियो खत्म होने से पहले लास्ट बात, अब हर्षित जी से जानते हैं कि क्या इनका रेवेन्यू है और कैसे इनकी इकोनॉमिक्स बैठी है इस काम को करने में। देखिए, इसमें अभी फ़ील्ड आप देख सकते हैं कि फ्रूटिंग नहीं आई है। तो फ्रूटिंग आने में मैंने आपको बताया 3 साल लगते हैं फ़ील्ड पे लगाने के प्रॉपर। तो 3 साल बाद ही फ़ील्ड रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करेगी। लेकिन रही बात नर्सरी की, तो नर्सरी से मैं ऑलरेडी 2 सीआर प्लस से आस-पास हूँ, जो पूरा वापस बिज़नेस में ही लगा दिया। तो अभी हम ग्रो कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं। बट इतना रेवेन्यू मैंने जनरेट कर लिया था 2 साल में, अभी तीसरा साल रनिंग है। और आगे भी हमारा प्लान है कि अभी आप जैसे देखेंगे कि हमारा पॉली हाउस स्केल कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं और कैपेसिटी अपनी। तो आगे भी होपफुली अगर ऐसे ही काम चलता रहे तो अच्छा रिजल्ट क्या आएगा। एज है सर आपकी, दर्शकों को बता दीजिए। मैं 28 साल का हूँ। ये नौजवान की खेती आप देख रहे हैं, काफी बढ़िया तरीके से इस युवा किसान ने यहाँ पे लोगों को मोटिवेशन भी दिया है, इंस्पिरेशन का भी काम कर रहे हैं, एक एजुकेशन सोर्स भी है। ये ऐसी वैरायटी इस पे काम कर रहे हैं जिस पे कोई भी इंडिया में आज के डेट में काम नहीं कर रहा है। ये थी वीडियो में सारी जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलेंगे किसी और किसान के पास, जानेंगे कौन सी खेती वो कर रहे हैं। तो अगर आप वीडियो में अभी तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच हर्षित जी।